हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान में देख रहे थे गैनीज कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। तो हम अपने प्रीवियस सेशन में हमने एंड कहाँ पे किया था? तो हमने एंड किया था कि हमने बेसिक चीज़ें जान ली थी कि गैनी ने क्या कहा है। ठीक, तो आज हमें क्या जानना है? तो आज हमें जानना है कि गैनी ने किस तरीके से अधिगम को परिभाषित किया है कि आखिरकार गैनी के अनुसार अधिगम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यदि जो कुछ भी हम YouTube में कवर कर रहे हैं, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने ये सभी चीजें देख लिया था कि आखिरकार गैनी ने क्या बताया, सीखना किसको कहते हैं। जब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ जाता तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि आपने कहीं पे आप कुछ चीज सीखने के लिए गए, नाम के लिए सीखने के लिए गए हैं कि हम सीखने जा रहे हैं। कब बोला जाएगा कि आपने कुछ सीखा? तब बोला जाएगा जब वहां से आपने जो अनुभव प्राप्त किए और उन अनुभवों के आधार पर यदि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है, आपने कहीं पे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो उसको ही सीखना कहा गया है। किसके अनुसार? तो गैनी के अनुसार, और सामान्य रूप से उसे ही सीखना अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि गैनी ने सीखने को 5 मुख्य वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से मुख्य वर्ग हैं? मौखिक सूचना यानी कि आपको कोई मुंह से बोल करके बता रहा है। बौद्धिक कौशल यानी कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। संज्ञानात्मक रणनीति, आप वहां पे अपनी इंटेलिजेंस लेवल, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, को आप लोग यूज कर संज्ञानात्मक रणनीति बना रहे हो। यानी कि बोलते हैं ना, थोड़ा हमें कुछ भी काम करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजी प्रॉपरली क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजी बना लीजिए एकदम, वो भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना, कॉन्शियस स्ट्रेटेजी आपकी बननी चाहिए। दिमाग लगा करके अपने अनुसार अपना एक प्लान बनाइए और उसी को एग्जीक्यूट करिए। सिंपल सी बात है, ये बोला जाता है। फिर सत्यात्मक कौशल, सत्यात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है? सत्यात्मक कौशल मतलब कि आप कहाँ तक ट्रस्टवर्दी हो, आप कहाँ तक सही हो, आप कितना तक विश्वसनीय हो, आप कितना अपने प्रति सत्य बनाए रख रहे हो। यानी कि आप क्योंकि आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये बात आप भले दूसरों से कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है और आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। और वो कौन है? वो है आप स्वयं। स्वयं आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो सत्यात्मक कौशल हो गया। और अभिवृत्तियां हो गई, यानी कि अब इसके बाद में आपकी एक्टिविटी क्या है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत, यानी कि मुख्य सीखने के अंतर्गत ये 5 मुख्य वर्ग गैनी ने बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ये जाना था कि इसके अतिरिक्त सिद्धांत के 9 अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कोई भी आपको कुछ सिखा रहा है तो आपको इंस्ट्रक्ट करता है ना कि देखो ऐसा करो, ऐसे ये करो, वो करो। इनफैक्ट ये सब छोड़ दो, आप मान करके चलो कि आप देख रहे हो कोई यूट्यूब वीडियो में हम मान करके चल रहे हैं कि आप ना क्या बोलते हैं, कुछ आप लोग
क्राफ्ट वर्क सीख रहे हो, ठीक है। क्राफ्ट वर्क सीख रहे हो, जिसको हम बोल सकते हैं हस्त कौशल जो होता है ना, हस्तशिल्प वाले के अंतर्गत आप कुछ सीख रहे हो। हस्तशिल्प के अंतर्गत जब आप सीख रहे हो कुछ चीज, तो वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे यदि क्राफ्ट वर्क पेपर क्राफ्ट सीख रहे हो, तो पेपर क्राफ्ट में बोला जाता है ना कि अब पेपर इस तरीके से, एक पेपर को लो, बीच से उसको मोड़ो, यहां से एक और मोड़ दो, हाँ इंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, बोला जाता है ना। तो बस वही चीज तो यहां भी बताई है कि गैने ने बताया कि सीखने के अंतर्गत 9 अनुदेशन आते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया। 9 अनुदेशन क्या क्या है वो हमने पिछली क्लास में अपने देखा हुआ था। अब हम आ जाते हैं कि गैने ने सीखने का अर्थ क्या बताया, आखिरकार सीखना होता क्या है। तो गैने बोलते हैं कि मानव अधिगम ना एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है मानव अधिगम? एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इस जटिलता को समझने के लिए अधिगम की दशाएं व समस्त अनुदेशन क्रियाओं को समझना आवश्यक है। कि कुछ चीज आपको समझना है, कुछ चीज आपको समझना है, तो सीखना तो 5 मुख्य वर्गों में विभाजित है। सुनोगे ना, मौखिक सुनोगे, कहीं से मौखिक सूचना प्राप्त करोगे, दिमाग यूज करोगे, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीति बनाओगे, फिर उसके बाद में सत्यात्मक कौशल होगा और लास्ट में अभिवृत्तियां आएंगी। और 9 प्रकार का अनुदेशन कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये ना बड़ी जटिल प्रक्रिया है। कौन बोल रहा है? गैने बोल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है। और जब तक अधिगम की दशाएं पूर्ण नहीं होंगी, तब तक किसी भी अनुक्रिया को सीखा नहीं जा सकता। जब तक आप ये सभी चीजों से होकर के नहीं गुजरोगे, तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि आपने कुछ चीज सीख लिया है। तब तक आपके रिस्पॉन्स किसी भी अनुक्रिया को आप नहीं बोलोगे कि हाँ हमने सीख लिया। लेट्स से हम मान करके चल रहे हैं, अब YouTube में कोई वीडियो देख रहे हो, हम मान करके चल रहे हैं आप किसी कोई रेसिपी वीडियो देख रहे हो। अब कुछ रेसिपी बनाना आप सीख रहे हो, रेसिपी बनाना सीख रहे हो, तो आधा अधूरा सुन करके छोड़ दोगे क्या? तब तो पता ही नहीं है कि आटा गूंथने के बाद में रोटी को गोल बना करके फिर उसके बाद तवा में चढ़ा करके सेका जाता है। आपने आधा सुना कि आटा को गूंथ लो, गोल बना लो, उसके आगे आपने सुना ही नहीं। आप रेसिपी वीडियो भी देख रहे हो तो उसको भी तो पूरा करोगे ना। तो इन्होंने बताया ये जटिल इसलिए है क्योंकि आप जब तक ना अधिगम की दशाएं पूर्ण नहीं होंगी ना, तब तक आप ना किसी चीज को सीख नहीं पाओगे। ऐसा कौन बोला? गैने बोल रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए अधिगम मानवीय बौद्धिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है, ठीक। और गैने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को अधिगम को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। गैने ने कुछ सिद्धांत बता दिया और उसके माध्यम से ना हम बहुत आसानी से कुछ चीज को सीख सकते। क्या बताया इन्होंने? ध्यान दीजिएगा, गैने क्या बोलते हैं, हम ना जब कुछ सीखने लगते हैं ना तो हम कैसे सीखते हैं? गैने बहुत अच्छा बताते हैं। हम ना पहले सरल चीजें सीख लेते हैं, हम सरल को पहले सीख लेंगे और उसके बाद में ना हम जटिल चीजों को सीखते हैं। ऐसा कौन बोला? गैने बोल रहे हैं कि अधिगम क्या है? एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी प्रक्रिया का अर्थ इन्होंने बताया है। संचयी प्रक्रिया मतलब कि सर्वप्रथम हम ना आसान कार्यों को सीखते हैं, जो सरल होता है उसको सीख लेते हैं और बाद में हम जटिल कार्यों को सीख पाते हैं। और इसीलिए बोला गया है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सूत्र दिया जिसको बोला गया सरल से जटिल सूत्र। क्या बोला गया? सरल से जटिल सूत्र। और इसके माध्यम से हम कुछ भी चीज सीख लेते। पहले हम सरल चीजें सीखे। हमने पहले ए से लेकर के जेड तक सीख लिया, उसके बाद ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और ऐसे करके जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जू, इस तरीके से हमने सीखा। ठीक, पहले हमने आसान से पहले अल्फाबेट सीख लिए, उसके बाद में ए फॉर एप्पल, पहले हमने आ ई का खा गा गा, फिर हमने सीखा कि क से कबूतर, फिर हमने सीखा कि नहीं क से कबूतर के अलावा भी और भी बहुत कुछ होते हैं, ये स्वर होता है, व्यंजन होता है। और फिर उसके बाद इस तरीके से वाक्य का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं, वाक्य बनता है। ये सभी चीजें तो सरल चीजें पहले सीख लेते हैं, जटिल चीजें बाद में सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या बता रहे हैं ये? तो अधिगम के द्वारा एक व्यक्ति समाज का एक कार्यात्मक सदस्य बन सकता है। आपने जब कुछ सीखा ना, आपने कुछ चीज, लेट से आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी मिल जाए इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, नौकरी पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, आखिर कारण है ना।
तो क्या बताया गया, हमने जब कुछ सीखा, जब हम सीख लेंगे तो हम बोलेंगे ना कि हम कार्यात्मक सदस्य बन गए, हम एक कार्यात्मक सदस्य बन गए। तो क्यों? क्योंकि हमने सीखा। बोला जाता है ना कि तुमको लोगों के बीच में उठना बैठना भी तुम्हारे माता पिता ने नहीं सिखाया, कि कैसे बात करना है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमको बात करना भी नहीं सिखाया? तो जब हम कुछ नहीं सिखाए, यानी कि जब हम कुछ सीखते हैं तो उससे होता क्या है, हम कार्यात्मक सदस्य, वर्किंग मैन बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अधिगम द्वारा विभिन्न प्रकार के मानव व्यवहार को सीखा जा सकता है। कैसे मानव व्यवहार करते हैं, मानवों का व्यवहार क्या है, कैसे पता चले? तो सीख लो ना, अधिगम कर लो ना, अधिगम प्राप्त कर लो तो जान जाओगे कि मानव व्यवहार कैसे करते हैं। और अधिगम हेतु व्यक्ति की आंतरिक दशाएं व व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है जिम्मेदार होती है। आपके अंदर में क्या व्यक्ति सोच रहा है, कर रहा है, क्या है, कैसे सीखोगे? लेट से हम मान करके चल रहे हैं, आपको चाहे कोई कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे, यदि आप अंदर से रेडी नहीं हो किसी चीज को पढ़ने के लिए तो क्या आप सीखोगे? आप नहीं सीखोगे। आप वीडियो यहाँ पे आधे घंटे की वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन आधा घंटा आपका वेस्ट है यदि आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। यदि आप सेशन के दौरान मेंटली और ही कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, और ही कुछ चल रहा है, ये ऐसा है, वो है, XYZ, जो भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारी बातें रहती है। तो किसी भी चीज को हम सीखेंगे तो उसके लिए जरूरी क्या है? पहली चीज आंतरिक दशा है, आपके अंदर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका इंटरनल स्टेटस क्या है। सेकेंड थिंग, आपका बाहरी स्टेटस क्या है। बाहरी स्टेटस मतलब वातावरण क्या है। वातावरण के नाम पे हम बात करें, अरे यार मैं ना कम से कम आधे घंटे का वीडियो कम से कम सुनने के लिए बैठा या बैठी, इतना किचकिच कर रहे हैं सब लोग, इतना हल्ला कर रहे हैं मेरे घर में, कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोल दिया गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम तो पढ़ने बैठे थे भाई, लेकिन हम पढ़ने बैठे थे, लेकिन हमें ऐसा वातावरण ही नहीं मिला कि हम पढ़ पाए। दोनों चीज मैटर की ना, एक तो आप करना चाहते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल करना चाहता हूं, फिर उस करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, क्या वातावरण भी आपके अनुकूल है क्या? हाँ जी हाँ बिल्कुल अनुकूल है। जब दोनों ही आपके फेवर में है तो आपने सीख लिया, तो आपका अधिगम पूरा हो गया। सीखना इसी को कहेंगे फिर। अर्थात अधिगम व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक दशाओं का प्रतिफलन है। चीजें समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ डाउट आता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा कौन बोला, ऐसा गहने बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं कि लर्निंग की कुछ परिभाषाएं। क्या परिभाषाएं? तो परिभाषाओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्किनर बोलते हैं कि प्रगतिशील व्यवहार की प्रक्रिया ही सीखना है। आपका व्यवहार कैसा है? प्रगतिशील होना चाहिए। ये नहीं जो पहले से थे अभी भी वही है, बदलना चाहिए ना, यानी कि प्रगति होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? प्रगति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। तो जब प्रगति हो रही, हाँ बिल्कुल हम ना कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। अब हम मान कर के चल रहे हैं कि हमारा यानी कि कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा अभी कहाँ पे है? तो नर्सरी में, या फिर हम बोल सकते हैं KG1 KG2 में है, PP1 PP2 LKG UKG, जो जिस भी नाम को आप जिस भी नाम से पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं। ठीक है, हमारा बच्चा अभी बहुत ही छोटी कक्षा में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्लास 1 में पहुंचा, क्लास 1 में पहुंचा, क्लास 2 में पहुंचा, क्लास 3। हम देख रहे हैं कि जब से पढ़ना चालू किया ABCD से बच्चा आगे पहुंचा ही नहीं। ABCD क्लास 3 में भी आ गया, ABCD चल रहा है, काका काका चल रहा है। अरे भाई उससे तो आगे पहुंचो, प्रगति हो रही है कि नहीं? प्रगति ही क्या बताती है? प्रगति बताती है कि आप कुछ सीख रहे हो। प्रगति नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे क्या कि आपने कुछ सीखा? नहीं सीखा, मतलब आपने। तो स्किनर बहुत अच्छी तरीके से इसको परिभाषित करते हुए बता रहे हैं कि प्रगतिशील व्यवहार की प्रक्रिया ही सीखना है। ठीक, बोस क्या बोलते हैं और साथ में वुडवर्थ का क्या कहना है? तो वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन
प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। आप कुछ नई चीजें सीख रहे हो, नया चीज। हम ना नर्सरी में पहले ये जानते थे कि अच्छा, हम ना चित्र देख रहे थे कि ये होता है, ऐसा होता है, फिर उसके बाद हम ABCD 1 2 3 4 ये सब सीखे। फिर धीरे धीरे हमको सिखाया गया कि 1 + 1 2 होता है, और इसी तरीके से हमको एडिशन सिखाया गया। हमारे हाथ में 5 उंगलियां, 5 में और 5 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 5 में यानी कि 10 में 5 घटा दोगे तो 5 बचेगा। हमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग धीरे धीरे सीखा। धीरे धीरे सीखते आज आप इतने बड़े हो गए कि आज आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ABCD पढ़ लेते ना, ABCD पढ़ ले, नहीं, आप क्यों पढ़ रहे हैं एजुकेशनल? नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की। हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, लर्निंग है ये, अधिगम है ये। नया चीज करना ही अधिगम। कौन बोला है? तो वुडवर्थ बोलते हैं। नया चीज, देखो भाई, नया नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं जब आप प्राप्त करोगे ना, तो उस प्रक्रिया को हम सीखना मानेंगे। और नया नहीं है तो फिर हम मानेंगे ही नहीं कि आपने कुछ सीखा है। स्किनर बोल रहे हैं प्रगति हो रही है ना आपकी, तो ऐसे याद करो, वुडवर्थ मतलब नया, वुडवर्थ मतलब नया लकड़ी आया है भाई। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। तो हम मान करके चलते हैं जैसे कि सोफा ये सब आता है ना, नया आया है, तो नया आना मतलब वुडवर्थ। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी कुछ नया आया है तो उसको हम बोलेंगे कि नया चीज। कौन बोला है? तो नवीन के बारे में वुडवर्थ का कहना है। स्किनर ने बोला यदि प्रगति होगी ना तो ही हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि आपने कुछ सीखा है। ठीक। बोस क्या बोलते हैं? तो बोस बोलते हैं कि learning is the process which the individual acquires various habits, knowledge and attitudes that are necessary to meet the demand of life in general. बोस बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अधिगम क्या है? तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। हमारे जीवन की कुछ मांग है ना, सामान्य जीवन की कुछ मांग है, जैसे कि हम सामान्य रूप से देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बोस बोलते हैं कि जब हम अपने जीवन में कुछ नई विभिन्न आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण जब हम प्राप्त करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम? जिससे हमारे जीवन की मांगों की पूर्ति, सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति हो जाए। लेट्स से हम मान करके चल रहे हैं, हम ना एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम क्यों एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं? हम क्यों शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं? हम ना इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे ना हमारा लेक्चरर का एग्जाम निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेक्चरर का एग्जाम क्यों निकल जाए? जिससे ना मतलब कि एक नौकरी तो हमारी पक्की हो जानी चाहिए, नौकरी हमारी पक्की हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, नौकरी हमारी क्यों पक्की हो जाए? जिससे हम अपना जीवन यापन सही से कर पाए, हम अपना जीवन यापन सही कर सके, हम अपने जीवन की जो भी मांग है उनकी पूर्ति कर सके। जब हम इनकी पूर्ति करें, इसका मतलब कि क्यों, क्या कर रहे हो? स्टार्ट कहां से हुआ? सीख रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो बस बोस भी तो वही बोल रहे हैं ना, बोस क्या बोले हैं? सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? आप विभिन्न आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण जब आप अपने में लाते हैं, क्यों लाए? क्योंकि जिससे जीवन की मांगों की पूर्ति हो पाए। बिल्कुल सही है। और वुडवर्थ और आगे बोलते हैं, वुडवर्थ का क्या कहना है? नए कार्य का करना ही क्या कहलाता है? नए कार्य को करोगे ना, सेम चीज है, उसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया गया, लेकिन आप लोग बस जैसे हमने पढ़ा बस ऐसे याद करो। वुडवर्थ नया, वुडवर्थ का क्या कहना है? नवीन ज्ञान यदि आप प्राप्त कर रहे हो तो उसको हम मानेंगे कि आपने कुछ सीखा। स्किनर ने बोला प्रगति हो रही है ना तुम्हारी, तो हम मानेंगे कि कुछ सीख रहे हो। फिर उसके बाद में बोस का क्या कहना है? तो बोस का कहना है कि आपकी जीवन की, आप कुछ भी ज्ञान, दृष्टिकोण, आदतें जो भी आप अपने आप में लाते हैं, क्यों लाते हैं? जिससे आपके सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति हो सके, तो उसी को ही तो हम बोलेंगे कि अधिगम है, कि आपने कुछ सीखा, आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी को सीखा, आपने पढ़ा, आपने लर्न किया। ठीक है,
बस क्यों कर रहे हो? जिससे हमारा व्याख्याता का एग्जाम निकल जाए, लेक्चरर का एग्जाम निकल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी तो हमारे सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति हो सकेगी। इसका मतलब हमने तो सीखा भाई, हमने तो सीखा, तो हमने ये याद भी कर लिया। सीखने के साथ साथ क्या आपको याद हुआ है? आई होप, मेरी आशा यही है कि आपने यहाँ पे याद कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं अधिगम से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं ये है कि अधिगम एवं अनुदेशन, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो अधिगम एवं अनुदेशन के प्रति गेने ने निम्नलिखित अभिधारणाएं यानी कि उनकी अवधारणाएं, उनका ऐसा मानना है। क्या मानना है? चूंकि अधिगम एक जटिल व विविधतापूर्ण कार्य है, जटिल कार्य है, ऐसा उन्होंने शुरू में ही बता दिया था, जटिल कार्य है, और इसलिए विभिन्न अधिगम परिणाम के लिए अलग अलग अनुदेशन की आवश्यकता होती है। कुछ चीज सीख रहे हो ना, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, एक जटिल है, एकदम कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है? लर्निंग क्या है? तो लर्निंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है भैया, क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि विभिन्न, यदि आपको परिणाम प्राप्त करने हैं ना, तो आपको अलग अलग, लेट्स से आप चले गए, आप रेसिपी की वीडियो देख रहे हो, तो रेसिपी की चीजें सीखा आपने क्राफ्ट वीडियो देखा, आपने वही चीज सीखा। आपने, हम मान करके चलते हैं कि आपने क्या बोलते, ड्राइंग की कोई वीडियो देखी, आपने वो सीखा, आपने पेंटिंग की वीडियो देखी। आप सब लोग आपको अलग अलग निर्देशन दे रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। ये रेसिपी की वीडियो देखें, नमक मिर्च मसाला यानी कि मसाला, ये सब के बारे में, क्राफ्टिंग के बारे में यदि आप बात करोगे तो किस तरीके से आपको, जैसे कि हस्तशिल्प के अंतर्गत हम मान करके चलते हैं, हस्तशिल्प के अंतर्गत अलग अलग बात बता रहे हैं, ड्राइंग के अंतर्गत ये बता रहे हैं कैसे आपको ड्राइंग करना है, स्केचिंग ये सब आता है, पेंटिंग करना है किस तरीके से आपको वाटर कलर, ये कलर यूज करना है, सबने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया ना। इसीलिए उन्होंने बोला कि विभिन्न अधिगम परिणाम के लिए अलग अलग अनुदेशन की आवश्यकता होती है। अलग अलग सीख रहे हो तो अलग अलग जानना पड़ेगा। लेट्स से आप मैथ्स का पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को ला दोगे क्या? नहीं लाओगे। आप इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में कहां से ला दोगे? अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग चीजें आपको करनी पड़ेगी, अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने पड़ेंगे। कौन बोल रहा है? ज्ञानी का कहना है। ठीक, फिर अधिगम की घटनाएं इस कदर अधिगम कर्ता पर घटित होती हैं कि वे अधिगम या सीखने हेतु विशिष्ट दशाओं को जन्म देती है। नए कौशलों को सीखने हेतु जो भी अधिगम कर्ता से संबंधित आंतरिक दशाएं चाहिए वे अधिगम की आंतरिक दशाएं कहलाती हैं। यानी कि आपको सीखना है, जो भी आपको आंतरिक दशाएं, नए कौशलों को सीखने हेतु जो भी अधिगम कर्ता से संबंधित आंतरिक दशाएं चाहिए, लेट्स से हम मान करके चले, समझना बात को। इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है? दशा, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए क्या आवश्यक है, आपको पढ़ना है तो क्या आवश्यक, सबसे पहले तो आपका मन होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए पढ़ने का आपका मन तो हो। यदि वो ही नहीं है, पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। आपको, आपके अंदर में ये होना चाहिए ना कि मुझे लेक्चरर का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे व्याख्याता का एग्जाम निकालना है, तभी तो पढ़ोगे। ये पहली आपकी, ये पहला क्या है? तो क्या बोला गया? नए कौशलों को सीखने हेतु जो भी अधिगम कर्ता से संबंधित आंतरिक दशाएं चाहिए, जो भी चाहिए, पहली बात तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो जगाओ, जब तक इंटरेस्ट जगाओगे नहीं तो पढ़ोगे क्या? लक्ष्य तो बनाओ अपना, ये नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। आपकी रिक्वायरमेंट तो जगे कि आपको बनना ही है, तब तो जाकर ये आपकी आंतरिक दशाएं है। चाहे जो भी हो, जो भी अधिगम कर्ता से संबंधित जितनी भी आंतरिक दशाएं हैं, तो ज्ञानी ने बोला ये ना सब आंतरिक दशाएं कहलाती हैं। और यहीं पे यदि हम वातावरण देखें, पढ़ाई के लिए क्या चाहिए यार? मूड तो बन गया अच्छा खासा, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिला, स्टडी वाला एनवायरनमेंट नहीं था, लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं था। लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब वातावरण नहीं मिला हमको। ऐसा वातावरण कैसे नहीं मिला? अरे थोड़ा ना परिवार में थोड़ा ना दिक्कत चल रहा था, थोड़ा काम आ गया, मार्केट जाना पड़ गया, घर में मम्मी ने कुछ काम दे दिया है, घर का मुझे काम करना पड़ता है, परिवार देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस का पूरा काम करते समय निकल जाता है, आके हम थक जाते हैं, वातावरण नहीं मिला, हम पढ़ नहीं पाए। तो
जो भी अधिगमकर्ता से संबंधित जो उद्दीपक वातावरण है वही क्या कहलाते हैं, तो आंतरिक दशाएं कहलाती हैं। क्या कहलाता, सॉरी, जिनकी मदद से आंतरिक दशाएं समग्रित हैं, तो फलस्वरूप इसे क्या कहेंगे, गलती से मैंने आंतरिक दशाएं कहा है तो उसे बाह्य दशाएं कहेंगे। लेट्स अगेन इसको बताऊंगी, गलती से मैंने आंतरिक कहा था कि हमने क्या देखा कि अधिगमकर्ता के लिए, अधिगमकर्ता से संबंधित जितनी भी आंतरिक दशाएं, चाहे जो भी हो, आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए, आपका एक गोल तय होना चाहिए, आपकी मांग जगनी चाहिए कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, चाहे जो हो जाए मुझे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब आंतरिक दशाएं हैं। फिर उसके बाद में सब मूड बन गया यार, सब कुछ हो गया, पढ़ने के लिए बैठा था, बैठी थी, क्या करें, काम आ गया, मम्मी ने काम दे दिया, परिवार में काम आ गया, ऑफिस का काम आ गया, ऑफिस में दिन भर मेरा समय चला जाता है। ये है वातावरण। तो वातावरण क्यों ढूंढ रहे थे, क्योंकि आप आपकी आंतरिक दशाएं आपकी अनुकूल थी, आप करना चाहते थे, वातावरण ढूंढ रहे थे। तो वातावरण क्या है, वातावरण है बाह्य दशाएं। क्या कहलाता है, वातावरण है बाह्य दशाएं। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल। ये सब क्या है, तो इंटरनल फैक्टर्स है। तो ज्ञानी का क्या कहना है, तब जाकर के तो हम कुछ सीखेंगे जब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों, यानी कि अधिगम के वक्त एक्सटर्नल फैक्टर भी वर्क करते हैं और इंटरनल फैक्टर भी वर्क करते हैं, तब तो हम जाकर के कुछ सीखते हैं, अदरवाइज हम नहीं सीखते। पहली बार में उन्होंने बताया कि अधिगम बहुत जटिल है और कुछ यदि आपको अलग अलग अधिगम परिणाम चाहिए ना, तो उसके लिए अलग अलग अनुदेशन की आवश्यकता होगी। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, ये वही चीज लिखा गया जो भी मैंने आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करेंगे कि ज्ञानी द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान सीखने की श्रृंखला क्या होती है, इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने कुछ समस्या समाधान, कोई समस्या है उसका समाधान, समस्या आई है उसका समाधान करना है, वहां से आपने क्या सीखा, वहां से आपने क्या सीखा, मुश्किलें जब जिंदगी में आती हैं, याद रखिएगा, मुश्किलें जब जिंदगी में आती हैं तो अपने साथ में विकास के विविध अवसर लेकर के आती हैं। क्या लेकर के आती हैं, विकास के विविध अवसर एवं संभावनाएं लेकर के आती हैं। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से विकास के विविध अवसर हमारे हाथ लगे हैं, कौन सी नई संभावनाएं हैं जिसे हम देखें, समझें, ग्रहण करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखनी पड़ेगी। जब आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे और अब आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। क्यों, क्योंकि मुश्किलें हैं तो गिर नहीं जाना है, हवा चली है तो हवा चली है तो क्या उड़ जाओगे, क्या उड़ जाओगे, तो फिर तब तो कोई नामो निशान नहीं बचा, तब तो कोई नामो निशान ही नहीं बचा। तो समस्या आई है, मुश्किलें आई हैं, जरूर आई हैं, लेकिन क्या करना है, तो उस समय आपको शांत, मजबूत और संतुलित बने रहना है। क्या बने रहना है, संतुलित बने रहना है, शांत बने रहना है। तब जाकर के मुश्किलों के वक्त, जैसे कि मैंने कहा कि विविध अवसर साथ में आते हैं, संभावनाएं साथ में आती, तब जाकर के तो हमें कुछ चीज दिखाई देगा, अदरवाइज कुछ चीज दिखाई नहीं देगा। दिखाई कैसे सब दे पाएगा, जब नजर लक्ष्य के प्रति है। लेट्स से हम मान करके चलते हैं कि हमारा बिल्कुल मन है कि हम पढ़ें एग्जाम के लिए और हम पास हो जाएं और हमारी नौकरी लग जाए, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं, मुश्किलें आ गई हैं, अब क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करना तो है, करें क्या। उसके लिए आपको बस टारगेट अपना पता होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है, तो मेरा टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, लेक्चरर का एग्जाम निकालना, बिल्कुल मुझे तो ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए। जब आपकी नजर इसमें है ना, तो चाहे जो भी मुश्किलें आई हैं, आपको अब आप अपने 10-10 मिनट निकाल रहे हो, आधा घंटा निकाल रहे हो, 1-1 घंटा, मतलब समझ लो कम से स्टार्ट कियो कि चाहे जो हो जाए यार, थोड़ी देर जरूर पढ़ूंगा, थोड़ी देर जरूर पढ़ूंगी। क्यों, क्योंकि एग्जाम है, पढ़ूंगा नहीं तो पास होऊंगा नहीं और मुझे बिल्कुल चाहिए। समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे और एक दिन जिस दिन एग्जाम होगा, आप पाएंगे
एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और आपका नाम भी आ गया लिस्ट में, आपका नाम भी आ गया लिस्ट में, यानी कि आपकी क्यों ऐसा कब हो पाएगा? जब आपकी नजर कहाँ होगी? आपके लक्ष्य के प्रति होगी। तो गैनी द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान में सीखने की श्रृंखला क्या होती है, कैसे सीखा जाता है? तो सीखने के लिए उन्होंने बताया सांकेतिक सीखना, सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस क्या है, रेस्पॉन्स क्या दें, स्टिमुलस क्या है, रेस्पॉन्स क्या दें वहां पे, ठीक। फिर सरल श्रृंखला को सीखना, सरल चीजें हमने सीख लिया। फिर शाब्दिक साहचर्य सीखना, शब्दों को सीख रहे हैं। विभेदीकरण सीखना, डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि नहीं ये ना एप्पल होता है, ये ना एप्पल होता है और ये ना कस्टर्ड एप्पल होता है, ये कस्टर्ड यानी कि ये तो सेब है, ये तो सेब है और ये क्या है? तो ये है सीताफल, ये क्या है? सीताफल। तो ये होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कि सेब क्या है, सीताफल क्या है। एप्पल एप्पल बोल दिए तो ये तो सुन लो कि ये तो एप्पल है और ये कस्टर्ड एप्पल है, ठीक। फिर विभेदीकरण आना चाहिए। संप्रत्यय सीखना कि ये तो जैसे ही बोलते हैं ना कि बहुत सारे अधिक अर्थ वाले, संप्रत्यय सीखना। इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं? नियम सीखना, क्या नियमों का पालन करना है। समस्या समाधान सीखना, समस्या समाधान लास्ट में आता है लेकिन उससे पहले हम इतनी सारी चीजें सीख लेते हैं, इतनी सारी चीजें। लक्ष्य में यदि नजर है ना, मजबूत संतुलित शांत बने रहोगे ना तो अपने आप अवसर भी प्राप्त, जो अवसर आए हैं ना, कैसे क्या करना है वो स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए समस्या का समाधान तो अंतिम में हुआ लेकिन उससे पहले हमने बहुत कुछ सीख लिया। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला को सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। ये कितने? 7 नहीं है, 8 है ना, ये नंबर गलत है, यहाँ पे 8 है। तो ये हमने ये टेबल से यदि याद करोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। पहला क्या सीखते हैं हम? तो पहले हम सांकेतिक सीखते हैं, सांकेतिक रूप से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान करके चलते हैं ना कि क्या बोला जाता है हमें 5, जैसे कि हम मान करके चलते हैं 5 + 5 10 होते हैं। इसको बाद में लिखा जाएगा लेकिन पहले टीचर आपको क्या सिखाएगी? अपने हथेलियां दिखाएंगी, बोलेगी ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 में और थोड़ा डायग्राम में ध्यान मत देना है ना। ये 5 है, ये 5 है, 5 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? आप चिल्लाओ, यानी कि हम जब बच्चे थे तो हम क्या बोले? 10, यानी कि 10 हुआ। 1 2 3 4 तो यानी कि 5 में 5 जोड़े तो 10 बाद में लिखेंगे लेकिन उससे पहले ही हम सीख रहे होते हैं। तो सांकेतिक रूप से सीखना। फिर उसके बाद में स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया, उसमें क्या देना है। फिर सरल श्रृंखला को सीखना, सिंपल चेन लर्निंग। फिर शाब्दिक साहचर्य को सीखते हैं। फिर उसके बाद विभेदीकरण को सीखते हैं। फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बाद में होती है। फिर उसके बाद में रूल पढ़ते हैं, हम लोग नियम को पढ़ते हैं और उसके बाद में समस्या का समाधान हो जाता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गेने के संदर्भ में, इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं बता रही हूँ। सिंपल ये वाला चीज को याद रखना, लक्ष्य पर नजर रहेगी तो अवसर क्या आए हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समस्या का समाधान तो अंतिम में होगा लेकिन उससे पहले बहुत कुछ सीखना रहता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे बताया गया है क्या है कैसा है, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या बोलते हैं, अब हमने केवल इतना जान लिया कि इसको क्या कैसे करते हैं, हो गया, बस उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में गेने कुछ मानव अधिगम योग्यताओं का वर्गीकरण कर रहे हैं। मानव अधिगम की किस तरीके से हम अधिगम को प्राप्त करते हैं ये भी उतना ज्यादा हमारे लिए जानना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। हमने जहां तक पढ़ा है केवल हम यहीं तक गेने को पढ़ेंगे। यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक और मैस्लो बचा हुआ है, मैस्लो को पढ़ लेंगे और उसके बाद में जो है हमारा जो भी है, जिस तरीके से हमें MCQ के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन की जो भी हमने पढ़ा ना,
अब ये एग्जाम में कैसे आपके आएगा वो मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों को करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो एमसीक्यू की सीरीज को जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ जो हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यदि आपने इसको पढ़ा नहीं है तो क्या आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो पहले इसको लेक्चर को अटेंड किया करो और उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज को भी अटेंड किया करो, ठीक है। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। आज हमने ज्ञानी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।